नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट न्यूज के हरियाणा समाचार में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। शुरुआत सुर्खियों के साथ। चंडीगढ़ में इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह आम जनता की अनदेखी कर रही है। अभय चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाया कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने कौड़ियों के दाम पर किसानों की जमीन को बेच डाला है। इंडियन नेशनल लोकदल के दिग्गज चौधरी अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान ये दावा किया है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 2006 में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रिलायंस कंपनी के साथ गुड़गांव और झज्जर में 25,000 एकड़ की जमीन पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का समझौता किया था और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया। समझौते के अनुसार कॉरपोरेशन ने 1383 एकड़ जमीन रिलायंस को 399 करोड़ में दी। इनेलो नेताओं ने ये दावा किया कि ये जमीन किसानों से कौड़ियों के भाव लेकर सस्ते में रिलायंस को दी गई। इनेलो नेताओं ने ये आरोप लगाया कि 8 साल में जब कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना पाई तो हरियाणा सरकार ने रिलायंस को 343 करोड़ रुपए वापस देने का निर्णय लिया। इनेलो का मानना है कि ना ही कंपनी ने सरकार को जमीन वापस की और ना ही 15% जुर्माना जमीन का भरा, और तो और सरकार किसानों को जमीन भी वापस नहीं कर रही। सरकार ने SEZ के नाम पे रिलायंस के साथ एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में बिल्कुल साफ ये लिखा गया था कि 2 लाख बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, 25,000 से 40,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ना तो आज तक वहाँ पे कोई SEZ बना, ना किसी को कोई नौकरी मिली। उसकी आड़ के अंदर रिलायंस ने हरियाणा प्रदेश के किसानों की 7100 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम पे ले ली, जिसकी कीमत आज 1,05,000 करोड़ से ज़्यादा बनती है और उन्होंने 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। सरकार ने रिलायंस को कैसे फायदा पहुंचे इसके लिए सारा का सारा प्रोपगंडा किया और आज जो जमीन HSIDC की थी उस जमीन को ग्लोबल सिटी के नाम के ऊपर फिर लुटाया जा रहा है। आज जिस जमीन की कीमत 35,000 करोड़ रुपए है, इसको ग्लोबल सिटी के नाम पे लुटा करके मुख्यमंत्री अपनी जेब भरना चाहता है। पार्टी नेताओं ने एक और खुलासा करते हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा द्वारा अपने 23 रिश्तेदारों को विधानसभा में क्लर्क की नौकरी देने की भी बात कही और उनकी लिस्ट भी जारी की। उन्होंने कहा कि स्पीकर अपने चहेतों को नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नौकरी दे रहे हैं। आज फिर स्पीकर जो है 23 आदमियों को क्लर्क की पोस्ट के ऊपर विधानसभा में नौकरी देने जा रहे हैं। अनेक लोगों ने आकर के वहाँ पे इंटरव्यू दिए, हजारों बच्चे आए, लेकिन उन सब की अनदेखी होगी। जो 23 नाम हम आपको दे रहे हैं, इन 23 लोगों को आज फिर ये नई सिरे से नौकरी देने जा रहे हैं। किस तरह से अनदेखी की जा रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने एक और सूची जारी करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने उन जिंदा लोगों को प्लॉट दिए हैं जो कि उन पुलिस कर्मचारियों के परिवार को अलॉट होते हैं जो ड्यूटी के वक्त शहीद हुए हैं। इनेलो ने आरोप लगाया कि प्रदेश में ये प्लॉट 40 से भी अधिक लोगों को अलॉट हुए हैं जिनका दूर दूर तक कोई रिश्तेदार पुलिस में नहीं है। एक पुलिस के कांस्टेबल जो मुठभेड़ में कहीं मर जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनको सरकार की तरफ से प्लॉट दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसे 46 लोगों को प्लॉट दे दिए जिनका इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं। जो आज जिंदा हैं, इनमें 80% लोग जिंदा है, जिंदा लोगों को भी सरकार ने प्लॉट अलॉट कर दिए। इस सारी चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। इनेलो नेताओं ने ये भी कहा कि वो विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे और उनका मानना है कि ये विधानसभा सत्र कांग्रेस का आखिरी सत्र होगा जिसमें प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन हरविंदर सिंह लाली और मुनीश नागर के साथ इंद्रजीत कौर, डे एंड नाइट न्यूज। खबर गुड़गांव से। गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर और संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के मुताबिक लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नाम को जल्द घोषित कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर कशमकश लगातार जारी है। टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जिसकी बैठकें लगातार जारी हैं। भाजपा ने अभी उम्मीदवारों के नाम पर कोई खुलासा नहीं किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के मुताबिक इस बार भाजपा के 78,000 कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ से उम्मीदवारों के नाम की पर्ची डाली है।
भारतीय जनता पार्टी इज द फर्स्ट पार्टी इन हरियाणा जिसने इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों के चयन में जनता की, कार्यकर्ता की भागीदारी को वरीयता दी है। 78,000 कार्यकर्ताओं ने, बूथ स्तर का जो प्रधान है उन कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ से उम्मीदवारों की पर्ची डाली और उसका संकलन हमारे प्रभारी जी के यहाँ और सह प्रभारी जी ने बैठ करके। रामविलास शर्मा के मुताबिक भाजपा और हजका में सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है और हमेशा ये गठबंधन बना रहेगा। उनके मुताबिक जल्द ही बता दिया जाएगा कि किसको कहां से टिकट मिल रही है। बीजेपी हजका गठबंधन लोकसभा में, विधानसभा में यही गठबंधन रहेगा। क्या गठबंधन विस्तार की भी संभावनाएं है? ये गठबंधन काफी विस्तृत हो चुका कि मोदी का फैक्टर जो काम कर रहा है और उस लिहाज से इनका ये भी एक चैनल का सर्वे भी आया है, उसमें मेरा ख्याल है करीब 35-36% इनकी सबसे ज़्यादा जो इनकी तरफ पलड़ा भारी दिखाया गया उसमें। और दूसरे नंबर पे बड़ी हैरानी वाली बात है, उसमें आपको दिखाया, आम आदमी पार्टी को दिखाया गया है और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर और इंडियन नेशनल को चौथे नंबर पर दिखाया गया। वो आज की स्थिति है जब उनके नेता अभी जेल में हैं। चुनावों के नजदीक आते ही भाजपा जोरों शोरों से प्रचार में जुट गई है। जानकारों की माने तो भाजपा ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं, लेकिन हजका की झोली में कौन सी सीटें आएंगी ये अभी कहना मुश्किल है। कैमरामैन फिरोज खान के साथ नीरज वशिष्ठ और मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहा। जहां बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई, वहीं विपक्ष के हंगामे के साथ खत्म हो गई। फिलहाल सेशन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की शुरुआत राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल ने सरकार के कामकाज की रिपोर्ट सदन में पेश की। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके बाद शोक प्रस्ताव पास करके दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव के बाद सेशन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। सबसे पहले इनेलो के विधायक रामपाल माजरा ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने का मामला उठाया। इसके बाद भाजपा के विधायक अनिल विज ने मोर्चा संभाल लिया। अनिल विज ने अतिथि अध्यापकों का मुद्दा उठा दिया। बहुत मुद्दे हैं उठाने के लिए, जैसा हमने आज कुछ इशारा भी किया है कि सबसे बड़ी बात है कि जो कर्मचारी आज हरियाणा का हर डिपार्टमेंट का, चाहे वो रोडवेज डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली का डिपार्टमेंट है, चाहे डिप्लोमा होल्डर्स एसोसिएशन है और चाहे अतिथि अध्यापक हैं, जो 12 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके साथ ही मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी के खिलाफ सीएलयू स्टिंग सीडी कांड का मामला इनेलो के अशोक अरोड़ा ने संभाल लिया। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। और ये भागना चाहते हैं चर्चाओं से कि जिस सरकार के 10-10 मंत्री एमएलए भ्रष्टाचार में पैसे देते साफ नजर आ रहे हो और उस पर ये चर्चा न करें, और आज फिर मार्शल के साये में किस प्रकार से आज विधानसभा चलाई गई, मुझे नहीं लगता कि आज इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन हरियाणा के इतिहास में होगी। हरियाणा की असेंबली। स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी। उधर विपक्ष ने बजट सेशन की समय अवधि को लेकर हंगामा कर दिया। विपक्ष ने समय अवधि को काफी कम बताया और इसे बढ़ाने की मांग की। तमाम विपक्ष इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गया। देखिए, ये सरकार बार बार, हमने पहले दिन से इस बात को उठाया है कि सत्र के जो दिन हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन हर सत्र में हम बात उठाते हैं और ये संख्या बल के ऊपर हमारी बात को कुचल कर ये अपनी मनमर्जी करते हैं। ऐसा सारे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होता कि बजट सत्र में खाली 4 वर्किंग डे हैं। एक दिन गवर्नर एड्रेस हो गया, एक दिन बजट प्रस्तुत होगा, उस दिन भी कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा करने के लिए खाली 4 दिन दिए गए हैं। इस विधानसभा के
एक साल में 365 दिन में मुश्किल से 10 दिन की सिटिंग्स होती हैं हाउस की, मुश्किल से 10 दिन की। 90 विधायक हैं, प्रदेश की इतनी समस्याएं हैं और उसको डिस्कस करने के लिए जितना समय चाहिए, अगर एक विधायक अपने हलके की एक समस्या को भी उठाना चाहे तो भी कम से कम 15-20 दिन का सदन चाहिए, लेकिन ये उसको नहीं चलाते हैं क्योंकि इस सरकार का हाजमा बहुत कमज़ोर है। सदन में सेशन के दौरान मार्शल तैनात किए जाने पर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देखिए, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि मार्शलों के साए में ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। एक तरफ तो गवर्नर महोदय बयान जब अपना गवर्नर एड्रेस पढ़ते हैं उसमें कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और दूसरी तरफ सदन के अंदर भी आप इतने भयभीत हैं कि आप बिना मार्शलों के सदन की कार्रवाई नहीं चला सकते। उधर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार कहते हुए विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष के मित्रों की जिम्मेवारी ये है कि वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अंदर स्वयं आएं, वहां आकर सुझाव दें। उसके अंदर लोकदल के सदस्य भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, इंडिपेंडेंट सदस्य भी हैं, सब लोग उसके मेंबर हैं और वो हाउस की तरफ से समय निर्धारित करती है। केवल एक औपचारिकता के तौर पर विरोध करके विरोध जताना सुर्खियों में बने रहने के लिए ये अनुचित है और मेरा उनसे बहुत नम्र निवेदन है, वो हमारे साथी हैं, विपक्ष में ज़रूर हैं, कि उनको कम से कम सदन की कार्रवाई में भागीदारी करनी चाहिए। पिछले 10 सदनों की बैठकों में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि वो 2 दिन से ज़्यादा सदन में मौजूद नहीं रहते और छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों की समस्याओं को उजागर नहीं कर सकते। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रजातंत्र में अहम जिम्मेवारी है, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है। समय है कि वो भी अपनी भूमिका प्रॉपर तरीके से अदा करें। सरकार की जो भी उपलब्धियां रही हैं उस पर पूरी की पूरी चर्चा रही और जो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने अच्छे ढंग से कार्य किया, उनका विस्तार पूर्वक, चाहे वो किसानों के हितों में, महिलाओं के, दलितों के, या और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, एजुकेशन की बात है, खेल की बात है, हर तरह का उसमें जिक्र रहा और काफ़ी बढ़िया रहा। सेशन की कार्रवाई मंगलवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सेशन 4 मार्च तक चलेगा। फिलहाल पहले ही दिन विपक्ष ने अपने तीखे तेवर दिखलाकर यह तो साफ कर दिया है कि सेशन के बाकी दिन भी हंगामे से अछूते रहने वाले नहीं हैं। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ कुलवीर दीवान, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। जी हां, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन था और पहले ही दिन नजारा कुछ वैसा रहा जैसा हिमाचल में देखने को मिला, जैसा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। लेकिन अभिभाषण यहां पूरा हुआ, हरियाणा में, हिमाचल में नहीं हो पाया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कुलवीर दीवान से। कुलवीर, जानना चाहेंगे आपसे कि हंगामेदार रहा सेशन, विपक्ष का वॉकआउट भी देखने को मिला, और क्या उम्मीद करें आने वाले दिनों में? देखिए, पहले दिन रात जिस तरह से विपक्ष ने पहले दिन संकेत दे दिए हैं कि जो मुद्दे हैं उसके पास, उसको लेकर ये विपक्ष जो सरकार को चैन से सेशन नहीं चलाने देगा, यानी कि कई जो हंगामेदार मुद्दे हैं वो पक्ष के हाथ में है। फिलहाल सीडी कांड की बात करें तो रामकिशन फौजी, जो जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने मामला दर्ज करके जांच के आदेश भी दिए हुए हैं, उस मुद्दे को लेकर भी आज विपक्ष और सत्ता पक्ष में दोनों तरफ से नोक-झोंक हुई। और इसके अलावा और भी अतिथि जो अध्यापक हैं उनका मुद्दा रहा। इसके अलावा और भी जिस तरह से प्रदेश की समस्याएं हैं उन पर चर्चा के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष से दोनों तरफ से नोक-झोंक हुई। लेकिन जिस तरह से पहला ही दिन था आज सत्र का, और पहले दिन जिस तरह से विपक्ष ने अपने तेवर दिखा के कम से कम ये तो साफ कर दिया है कि आने वाले सेशन के बाकी जितने भी दिन होंगे वो हंगामा पूर्वक हो सकते हैं। जी कुलवीर, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को बता दें कि आज हंगामेदार रहा बजट का पहला दिन, और कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि विपक्ष ने जिस तरह से आज वॉकआउट किया, आने वाले दिनों में भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। खबर सिरसा से। सिरसा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग को लेकर आज सिख समुदाय का एक सदस्य कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के घर के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया है। कमेटी का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक ये अनशन जारी रहेगा। वहीं कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह जीना ने कहा कि यदि इस सिख को
आमरण अनशन से जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी होगी। कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि जब तक कांग्रेस सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक ये सिख यहीं बैठा रहेगा। झींडा ने कहा कि यदि सरकार ने एक सिख को अनशन से जबरदस्ती उठाने की कोशिश की तो दूसरा सिख आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती। खबर गुड़गांव से। गुड़गांव के सेक्टर 4 के घर में लूट का मामला सामने आया है। जी हां, लुटेरों ने घर में घुसकर 38 साल की संजीता हुड्डा की हत्या कर दी। लूट को अंजाम देने से पहले ही मृतक की सास मौके पर पहुंच गई। लुटेरों ने मृतक की सास के साथ भी हाथापाई की, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई। बाद में शोर मचाने पर लुटेरे मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों ने भी मौके पर पहुंचकर संजीता को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैंने आंटी की आवाज़ आई, चिल्ला रही चोर चोर। मैं यहाँ पे आई तो आंटी के मुंह से ब्लड निकल रहा था। अंदर गए, आंटी बोली मेरी बहू को देखो। वहाँ देखा उसकी बहू के हाथ बंधे, पैर बंधे, नीली थी, नाक में से ब्लड आ रहा था। कमरे में घुस रहे आगे वाड़े में और मेरे अलमारी के पास, गोदरेज के अलमारी के पास। फिर मैं बोली भाई कौन हो? 2 बार पूछे ना पूछ। फिर मैंने ना दरवाज़ा बंद करा तो कुंडी लगाने नहीं पाई मैं, तो उन्हें ना खींच लियो दरवाज़ा। फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया उन्हें। फिर जब हमने ये पड़ोसी आए सारे, इन्हें जब वो खोल ली, मैं कहा भाई पहले इसने है ना वहाँ ले जाओ हॉस्पिटल में। फिर पड़ोसी हॉस्पिटल में लेकर गई, मैंने भी और उसने भी। हाईकोर्ट ने डेराबस्सी और जीरकपुर के स्थानीय प्रशासन और मोहाली के एसएसपी को निर्देश दिया है कि हाईवे पर नियत जगहों पर बसों को रोका जाए, ना कि किसी भी जगह। ट्रैफिक मामलों की सुनवाई करते हुए जस्टिस भल्ला ने कहा कि नियत स्थान पर बसों के ना रुकने से ट्रैफिक जाम और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। अपने निर्देश में उन्होंने ये भी कहा कि निर्देशों का पालन ना करने वाले पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। खबर अंबाला से। अंबाला लोकसभा क्षेत्र की विकास कार्य को लेकर हुई अनदेखी पर लोगों का गुस्सा अब सामने आने लगा है। पानीपत में मुख्यमंत्री के साथ हुई अभद्रता का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब यमुनानगर जिले के लोगों ने दादूपुर गांव में दादूपुर नलवी नहर पर लगे उद्घाटन पत्थर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ही तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा भी हुड्डा सरकार पर पिछले 5 साल से लगातार अंबाला लोकसभा और खासकर यमुनानगर की अनदेखी किए जाने का मुद्दा उठाती रही हैं। अब जनता ने भी सरकार के प्रति अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। जहां पिछले दिनों पानीपत में मुख्यमंत्री को एक युवक की अभद्रता का शिकार होना पड़ा था, वहीं इस बार यमुनानगर जिले के लोगों ने दादूपुर गांव में दादूपुर नलवी नहर पर लगे उद्घाटन पत्थर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ही तोड़ दिया। किसान इतना परेशान है कि वो पहले ही बर्बादी की तरफ जा रहा है, उसके बाद फिर इन लोगों ने दादूपुर नलवी नहर खुदवाने का काम किया। नहर तो इसलिए खुदवाई गई थी कि एरिया के अंदर वाटर लेवल बढ़ेगा। एक दिन इन्होंने उसके अंदर पानी नहीं छोड़ा। अगर उसके अंदर पानी चलता तो उसके अंदर ये चूहे सांप पैदा ना होते। तो ये जो आप गुस्से की बात कर रहे हैं, ये गुस्सा अभी साइलेंट है। अभी तो सिर्फ पत्थर तोड़े जा रहे हैं। जब ये लोग गांव के अंदर जाएंगे, इनको जवाब मिलेगा उस चीज़ का। हालांकि पत्थर पर अन्य नेताओं के भी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन सरकार के प्रति अपना गुस्सा दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का नाम ही वहां से तोड़ दिया। दादूपुर नलवी नहर के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद उस समय के पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कृष्णा पंडित ने उद्घाटन पत्थर से मुख्यमंत्री का नाम तोड़े जाने पर कहा था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बाद में इसे घटिया सोच बताया। जो उस मील पत्थर का जो आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो तोड़ दिया गया और उनका नाम वहाँ से निकाला, ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब बात है। क्योंकि जितना काम उन्होंने किया, जितना ईमानदारी से किया, जितनी योजनाएं लेकर आए, तकरीबन सारी योजनाओं में हम लोग साथ होते थे। और जो इंसान पब्लिक के फ़ायदे के लिए और पब्लिक के काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी तो ये हमें तारीफ़ करनी चाहिए बनिस्बत के उनके नाम का पत्थर तोड़ना।
उत्तरी हरियाणा में दादूपुर से लेकर नलवी तक के हजारों गांव के किसानों को खेती योग्य पानी देने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन निर्माण से लेकर आज तक इस शहर में पानी ही नहीं छोड़ा गया। अलबत्ता बारिश के दिनों में ये नहर किसानों के लिए वरदान के स्थान पर आफत जरूर बन जाती है। लोगों में इसके निर्माण के बाद से ही हर साल खराब होने वाली अपनी फसलों को लेकर सरकार के प्रति गुस्सा बन रहा था, जो अब सामने आने लगा है। यमुनानगर से रमेश कुमार के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं दूसरी ओर आए दिन अपराधों की बढ़ती संख्या पर नकेल कसने में नाकाम हरियाणा पुलिस अपने सार्वजनिक बयानों से स्टाफ की कमी का रोना रोती नजर आती है, लेकिन फिर भी उनके दर्जनों जवान वीवीआईपी की सुरक्षा में ड्यूटी देते देखे जाते हैं। सिरसा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। क्या था यह नजारा, आप खुद ही देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये काफिला न किसी सांसद का है और न ही किसी विधायक का, और न ही यहाँ कोई उद्घाटन समारोह है जो इस कदर हूटर बजाता ये काफिला मौके पर पहुंचा हो। तो आखिर ये शख्सियत है कौन, जिसके साथ न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा पुलिस के भी जवान और कमांडो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि सिरसा के ही रहने वाले अजय शर्मा है, जिनके वाहन पर लगे स्टिकर के मुताबिक ये अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष हैं। लेकिन इस पर भी इनके साथ दो प्रदेशों की सिक्योरिटी क्यों है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसी कड़ी में अब आप ये माजरा भी देखिए, जहां सिरसा के सलासर मंदिर के बाहर अजय के भाई भिखारियों में रुपए बांटते हुए देखे जा रहे हैं। साधारण से परिवार में जन्मे अजय शर्मा के इस रसूख को देखकर इन दिनों हर कोई हैरत में है। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ नेहा शुक्ला, डे एंड नाइट न्यूज। अभी के लिए हरियाणा समाचार में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। थोड़ी देर में हाजिर होते हैं हिमाचल समाचार लेकर। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।